हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त हैं। तो हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख ही रखा है। वर्ब चैप्टर में हम लोग अगला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। अगला टाइप है वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और इसका क्या क्या टाइप है और इसमें क्या क्या यूज किस प्रकार से इसका होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने जैसा कि आपके सामने एकदम लिख रखा है, तो आप समझते रहिए और देखते रहिए, और अगर कर पाएँ तो नोट्स भी बनाएँ, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में जुड़कर ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में जुड़कर उस वाक्य में पहले से आई मुख्य क्रिया के अर्थ और काल को स्पष्ट करे, वह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। अब सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वह क्या है। वह किसी वाक्य में जुड़ती है तो उसमें पहले से ही वर्ब आई रहती है। यानी वह क्या है, हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आती है। और हेल्प किसकी करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। कोई भी वाक्य अगर लिखा है, उस वाक्य में अगर आए, जैसे यहाँ पर देखिए आप लिखा है रोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ राइटिंग लिखा है और राइटिंग के पहले देखिए इज लिखा है। हम लोग इज को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ से जान लीजिए आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी मुख्य नाम तो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यह इसका जो काम करने का तरीका है, यह इसके आधार पर नाम रख दिया गया है कि इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। तो आप कहते हैं कि राइटिंग यहाँ पर जो है यह मुख्य क्रिया मेन वर्ब है और इज को कहा जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यही हम आज सीखेंगे किस प्रकार से हमको पहचानना है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है, क्या इसका टाइप है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन और लिखी गई है कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और इसकी परिभाषा भी आप दिमाग में रखिएगा कि ऐसी क्रियाएं जो किसी वाक्य में जुड़कर उस वाक्य में पहले से आई मुख्य क्रिया के अर्थ को और काल को स्पष्ट करे। तो अर्थ तो समझ में आ रहा होगा और काल भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम अभी आपको आगे समझाते हैं कि किस प्रकार से काल भी इसमें मदद करता है, यानी काल को लाने में किस प्रकार से मदद करती है। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए। रोहन इज राइटिंग लेटर, यहाँ पर देखिए इज प्रेजेंट में है। यानी प्रेजेंट में आपने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। तो देखिए यह टेंस है इज। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह दूँ वाज, रोहन इज की जगह मैं क्या कह दूँ, रोहन वाज कह दूँ, तब रोहन वाज राइटिंग अ लेटर, रोहन एक लेटर लिख रहा था। तो क्या वाज जो यहाँ पर आया हुआ है, क्या यह ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यह भी ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी आपको हम आगे बता रखे हैं, देखिए लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी है और एक मॉडल है। अभी इसमें हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब किस प्रकार से फंक्शन कर रही है। तो यहाँ देखिए दूसरा वाक्य है दे हैव ओपन्ड द डोर। तो ओपन यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन उसके पहले देखिए हैव आया है इसकी सहायता करने के लिए, यानी ओपन की सहायता करने के लिए आया है हैव। तो यहाँ पर हैव क्या कह रहा है कि कोई चीज़ खुली है, यानी दरवाज़ा, दे हैव ओपन द डोर, यानी उन्होंने दरवाज़ा खोला है। यहाँ खोलने के सेंस में यहाँ हैव का प्रयोग अगर कर दिया गया है, तब हमको टेंस का पता चल जा रहा है कि उन्होंने प्रेजेंट में यह टेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि कोई कार्य की पूर्णता बता रहा है, तो हैव यहाँ पे कार्य की पूर्णता बता रहा है। यानी यह वाक्य के अर्थ को भी स्पष्ट कर रहा है और इसके टेंस को भी कर रहा है। यानी वर्ब के पहले आकर कोई ऐसी वर्ब जो जो पहले से वर्ब आई है, इसकी अगर सहायता करे, इसके अर्थ को निकालने में सहायता करे, वही क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। शी डज नॉट नो अबाउट हिज अराइवल। यहाँ देखिए डज नॉट नो, नो यहाँ पर एक वर्ब है और यहाँ पर डज भी आपको दिख रहा होगा वर्ब। तो नो के पहले डज आई हुई है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक, यानी सहायक क्रिया है। अब आप समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो। नोट्स में लिखिएगा आप लोग कि एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब हम धीरे धीरे समझते हैं दोनों को, कि सबसे पहले समझेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, आगे देखिए लिखा गया है इट कैन बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं उनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो कर ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके रूप में भी कर देते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी हम लोग करते हैं। ये हमको क्या करना है, एकदम याद रखना है, ठीक। तो आगे अब देखते हैं हम लोग कि
यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है। ठीक, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 11, इसको याद रखना है। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है, लेकिन इन निग्रहों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो क्या क्या लिखा गया है? बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या है? यहाँ पर है आपका इज, एम, आर, वाज, वर। हैव ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। डू ऑक्सिलरी वर्ब, डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत डू, डज, डिड। ठीक, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 कैटेगरी में बी, हैव, डू में रखा गया है, लेकिन अगर इनके अंतर्गत जितनी भी आ रही हैं ऑक्सिलरी वर्ब उनकी देखी जाए संख्या, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि बी हैव डू। अब बी हैव डू के साथ क्या क्या है? यानी बी हैव डू जो है, बी में इज, एम, आर, वाज, वर है, और बी में क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर है। हैव में हैज, हैव, हैड है, और डू में क्या है? डू, डज, डिड। इन तीनों को हमको याद रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत बी, हैव, डू 3 आती हैं, और तीनों कैटेगरी के अंतर्गत जो है इज, एम, आर, वाज, वर बी के अंतर्गत, हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, और डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। अब इसको हम क्या करते हैं? उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि यह कैसे इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है कि ही इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ देखो प्रॉब्लम की स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गई, इसको देख लीजिएगा। तो ही इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, तो सॉल्व यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, और इसके पहले आई हुई है इज। ठीक, इज यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि इज क्या कर रहा है? सॉल्व के पहले लग रहा है, और सॉल्व के अर्थ को पूरा कर रहा है, और टेंस को भी बता रहा है। आप पढ़े हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, देखिए लगा है, और इज आया हुआ है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, ही हैड सॉल्व माई प्रॉब्लम, वह मेरी जो समस्या है उसको सॉल्व किया। तो ही हैड सॉल्व्ड, सॉल्व के पहले देखिए यहाँ पर हैड आया है। हैड भी क्या काम कर रहा है? और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इज भी, हैड भी, दोनों क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि आपने क्या है ऊपर पढ़ रखा है ना कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये 11 जो संख्या है ये कैसे हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप यहाँ पर देख रखे हैं कि ही इज सॉल्विंग में देख लिए आपके यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये। ठीक, यहाँ सॉल्व्ड के पहले हैड आया है, तो यहाँ हैड जो है यह काम कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब का। क्या ऑक्सिलरी वर्ब का? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। ही हैड माई बुक, यहाँ देखिए ही हैड माई बुक, यहाँ पर जो हैड आया हुआ है ये इस वजह से इसमें लिख दिए हैं, क्योंकि आप इस जानिए ऊपर लिखा था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वह मेन वर्ब का भी काम करती है, यानी इसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब में भी कर देते हैं। देखिए हैड का प्रयोग किया गया ना, मेन वर्ब के रूप में हैड आया हुआ है। इसी प्रकार से अगर तो आपको कहना है कि जैसे आपने लिंकिंग वर्ब पढ़ा था, तो ही इज़ अ डॉक्टर, इज क्या है? मेन वर्ब का काम करने लग रहा है, लेकिन इज क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे इज जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो जितनी यहाँ पर हैं इनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन तब यह नहीं कहेंगे कि यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वे मेन वर्ब्स हो जाती हैं। उसमें हम तब देखेंगे कि कौन ट्रांसटिव है, कौन इंट्रांसटिव है, कौन लिंकिंग है। ठीक, बस इसका लिखने का मतलब यही था कि यहाँ पर जो है कि इट कैन बी यूज्ड मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। इसका मतलब यही था कि आप यह भी जानते रहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती हैं, ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। ठीक, आप समझ पाए होंगे इसमें। फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ और उदाहरण लिख रखे हैं इसमें। देखिए आप, आई हैव अ रेड पेन। आप देखिए यहाँ पर हैव क्या है? हैव को भी आपने ऊपर पढ़ा है कि हैज़, हैव, हैड किसके अंतर्गत आते हैं? हैज़, हैव, हैड जो है यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और किस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं? हैव। ठीक, तो हैव के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको समझिएगा कि ये जो हैव आया हुआ है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर यह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, और लेकिन यहाँ पर दे हैव किल्ड अ टाइगर, यहाँ पर देखिए जो हैव लिखा गया है उसके बाद वर्ब आई है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यहाँ पर लिखा गया है किल्ड, और हैव जो आया है यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब कैसी ऑक्सिलरी वर्ब? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, यानी मेन वर्ब के पहले आई है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो है भाई इसको हम नहीं कहेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है।
लेकिन यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो हैव है, यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऊपर जो हैव आया है यह क्या है, यह मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दूसरे नंबर पर हमको क्या पढ़ना था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना था। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आखिर कैसे क्या है समझना है, आइए देखते हैं हम लोग। तो आशा करते हैं वो समझ में आया होगा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह रहा है कि इसका प्रयोग कभी भी मुख्य क्रिया के रूप में नहीं किया जाता है। पहली ही लाइन में इसको लिख दिया गया है। क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप ये जानिए कि यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा मेन वर्ब के रूप में, केवल और केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात लिखी गई कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, यानी लेती है। यहाँ पर कर दीजिए मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि यह तो हेल्प करने के लिए आ रही है किसी मेन वर्ब की, और अगर किसी मेन वर्ब के पहले आएगी, किसी मेन वर्ब के पहले अगर आ रही है हेल्पिंग वर्ब, तो यह हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आ रही है मेन वर्ब, यह मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अभी आगे एग्जांपल से समझेंगे। मेन वर्ब के पहले आई हेल्पिंग वर्ब, तो यही जो हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या क्या आ रही है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो यह अपने बाद क्या लेगी, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। ठीक, अब समझिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। जितने भी लिखे गए हैं ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये सारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या क्या है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, ये सारे क्या हैं, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और इनको हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना है एक एक को, कि कैन क्या है, मे क्या है, सेल का यूज कैसे होगा, विल का कहाँ होगा, कुड का कहाँ होगा, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, ये सब कुछ हमको देखना है एक एक करके। फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, और इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में नहीं किया जाता है। आई बात समझ में। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 13, और 13 को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैन का, मे का, सेल का कैसे कैसे प्रयोग होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले से इसको लिख रखा है आपके लिए, और आप समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ कैन आता है। हम लोग सबसे पहला कैन का प्रयोग पढ़ते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किसके किसके रूप में किया जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले कैन का प्रयोग हम लोग योग्यता क्षमता के लिए करते हैं, यानी अगर, और एक चीज़ और ये ध्यान दीजिए कि इसका प्रयोग प्रेजेंट में होगा। किस टेंस में होगा, प्रेजेंट। किस टेंस में, प्रेजेंट में होगा। आई बात समझ में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होगा, और इसी का पास्ट होता है कुड। और पास्ट में अगर कोई चीज़ बतानी होगी तो इसी कैन का कुड हो जाता है, तब कुड लगाते हैं। लेकिन देखिए इससे जाने से पहले आपको यह जानना होगा कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तब आप कुड समझ पाएंगे अच्छे से। आप देखिए सबसे पहला है कि कैन का प्रयोग योग्यता या क्षमता के लिए होता है। अब देखिए योग्यता क्षमता क्या है, कैसे है। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य हम लिख रखे हैं कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। यह क्या है, यह आपकी क्षमता है या योग्यता है, दोनों आप कह सकते हैं कि आपकी क्षमता भी है। लेकिन अगर यहाँ पर समय दे दिया रहता कि इतने जल्दी मैं कर सकता हूँ तो ये आपकी क्षमता हो जाता। लेकिन आपकी योग्यता है कि आप इस सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या जो दिया गया क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लिखा है आई कैन डांस ऑन स्टेज, मैं स्टेज पर डांस कर सकता हूँ। ठीक, यह आपकी क्षमता है, और योग्यता भी कह सकते हैं कि आपको डांस करना आता है, योग्यता है आपकी, और स्टेज पर सबके सामने आप डांस कर सकते हैं, या क्या हो जाएगी, आपकी क्षमता हो जाएगी। यानी जहाँ योग्यता क्षमता की बात आ जाए वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहो आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ 20 kg, 20 किलो, मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, तो यह आपकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। लेकिन आप कहिए कि आई कैन अपीयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन ना, यानी आपको कहना है कि आप जो है यूपीएससी की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वह आपकी क्या हो गई, योग्यता हो गई, क्योंकि आप क्या ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, उसके जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे होंगे। तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कैन। अच्छा, कैन की हिंदी क्या, सकना के अर्थ में होती है ना। यहाँ पर जैसे लिखा है आई कैन सॉल्व
आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन डांस ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर डांस कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आइए पढ़िए, यहाँ पर क्या है, संभावना के अर्थ में 70% लिखा गया, 70%, यानी संभावना दिखाता है कैन, लेकिन 100% संभावना नहीं दिखाता है। अब संभावना क्या है, देखिए अभी एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ पाएंगे। जैसे यू कैन बिकम एन IAS, यह संभावना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप IAS हो सकते हैं। तो आपकी यह संभावना है, तो आप क्या हो सकते हैं, IAS हो सकते हैं। संभावना है, लेकिन 100% नहीं है कि आप हो जाएंगे। 100% के लिए दूसरा यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। अच्छा, आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूँ, संभावना है ना। कहीं पर आप गए हैं, मान लीजिए किसी के शहर में, उस शहर में आपका दोस्त रहता है, तो आप उसे फ़ोन कर कर कह देंगे कि समय होगा तो आपको मिल सकते हैं आज, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मिल ही लेंगे, नहीं मिलेगा समय तो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगला है कि राधा कैन मैरी यू, राधा तुमसे शादी कर सकती है, यानी यह संभावना है 70%, पूरा संभावना नहीं है कि तुमसे शादी कर लेगी। यानी पता चल रहा है कि वह क्या है, आपको पसंद करती है या आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है कि वह शादी कर लेगी। तब किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से देखिए दोस्ताना निवेदन। अब दोस्ताना निवेदन जो है, इसमें भी आप क्या है, आप कैन का प्रयोग करेंगे। और पारिवारिक निवेदन, अच्छा दोस्ताना निवेदन और पारिवारिक निवेदन आपको क्या लग रहा है। दोस्ताना निवेदन मतलब ये है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अब पारिवारिक निवेदन माने यह भी तो हुआ जिस परिवार में आप रहते हैं उसमें सारे लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। यहाँ कुछ आपसे निवेदन करना है तो यह बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइटली नहीं करने की आवश्यकता होती है, सब लोग समझते हैं किसकी क्या ज़रूरत है। उसी प्रकार देखिए लिखा है पहला वाक्य, कैन आई कम इन रवि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रवि। मान लो रवि तुम्हारा दोस्त है और वह क्या है, अपने रूम में बैठा है, तुम उससे मिलने गए तो कहोगे कि कैन आई कम इन रवि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रवि। तो यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है, ठीक। लेकिन मान लीजिए यही बात आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं भाई, हमको जो है, हमको रवि से नहीं, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल के यहाँ जाना है, प्रिंसिपल से मिलना है, तो आप क्या कहेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मे। कहते हैं ना आप लोग स्कूल में, मे आई कम इन सर, तो वहाँ मे लगता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन कैन का प्रयोग कहाँ होगा, कैन का प्रयोग होगा दोस्ताना निवेदन। दूसरा देखो, कैन आई ईट दिस एप्पल माँ, यानी अपनी माँ से कह रहा है कि क्या मैं इस एप्पल को खा सकता हूँ। तो यह क्या पारिवारिक निवेदन है, उसकी माँ मना थोड़ी कर देगी, नहीं 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 खाना है, या कर भी सकती है, लेकिन यह क्या है, यहाँ पर पारिवारिक निवेदन है, ठीक, कि आप क्या करिए, हमको खाने दीजिए। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन और पारिवारिक निवेदन के लिए भी होता है। अच्छा, यहाँ अगला नंबर देखिए, आज्ञा देने के भाव में भी होता है। लिखा है यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। कोई है बड़ा है आपसे, आप खड़े हैं, तो कह दिया आपसे कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन आपके मन में है कि मुझे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर किसी दूसरे का स्थान है, किसी बड़े लोगों को बैठना चाहिए, लेकिन कोई आज्ञा दे दे कि भाई यार तुम बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, यू कैन गो ना, तुम जा सकते हो। मान लो तुम प्रिंसिपल के यहाँ गए, उसके बाद तुम अपना एप्लीकेशन उनको सबमिट किए, फिर बाद में खड़े हो, वो प्रिंसिपल तुमको देख कर कहते हैं कि नहीं तुम जा सकते हो जब, तो यू कैन गो, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर आराम से आज्ञा दे सकते हैं। आज्ञा देने के लिए बड़े लोगों की ही तो आवश्यकता होती है, छोटे लोग तो आज्ञा देंगे नहीं। इस प्रकार आप समझ पाए होंगे यहाँ पर। और आगे देखते हैं क्या क्या है कैन का यूज। कैन का यूज देखिए, लत मजबूरी दिखाने के लिए, ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट के छात्र हैं, अगर आप 10+2 के छात्र हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत आवश्यक है। 10+2 के अगर छात्र आप हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए कैसे आवश्यक है, क्या है, दिखाते हैं। अगर लत और मजबूरी है, क्या है, लत और मजबूरी, तो उसके लिए हमको पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर कांट लिखना होता है, फिर हेल्प लिखना होता है, ये फॉर्मेशन है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तब जाके ऑब्जेक्ट आता है। देखिएगा कैसे, हिंदी पहले तब समझ पाएंगे। लिखा है आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, यानी मैं वाइन पीना नहीं छोड़ सकता। आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, मैं वाइन पीना नहीं छोड़ सकता। मुकेश कांट हेल्प टॉकिंग टू मी, मुकेश मुझसे बात नहीं कर सकता है। तो ये मजबूरी और लत दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कांट हेल्प, आई कांट हेल्प, मुकेश कांट हेल्प, है समझ में। तो आप इसको क्या करिएगा, एकदम अच्छे से कंठस्थ करिएगा, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं यूज़ ऑफ कोड। आ गया देखिए, कैन आप लोग अच्छे से देख लिए हैं, अब यूज़ ऑफ कोड मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो देखिए थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल हैं हम इसी वीडियो में सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे बहुत लंबा चला जाएगा। आप देखिए इसको, कुड का प्रयोग कहाँ हो सकता है, कुड का प्रयोग वीक पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी, यानी
पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी तीनों वीक है। इसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग होगा? कुड का। जैसे आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता था। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताया हूँ कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो कैन में बताएंगे सकने के लिए, और पास्ट में है तो कुड लिखेंगे। आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रश्न को, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कुड मैरी हिज बिलव्ड, यानी वह क्या करता था? अपने जिसे वह प्रेम करता है उससे वह शादी कर सकता था। ही कुड बी एन आई एस, वह एक आई एस हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन हुआ नहीं है, वह हो सकता था। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए, इट इज़ यूज टू शो कंपल्सन और एडिक्शन इन पास्ट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मजबूरी, विवशता, लत की ही बात की जा रही है, आप यही समझिए। यहाँ जैसे उस वो अपने ऊपर पढ़ा कांट हेल्प, यहाँ पर क्या है? कुडंट हेल्प, पास्ट की है। मैं शराब पिए बगैर नहीं रह सकता था, लिखा है ना, मैं शराब पिए बगैर नहीं रह सकता था, यानी आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन। यह पास्ट में बताना है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में ही कहिए कि मैं शराब पिए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो आई कांट हेल्प, यहीं पर क्या हो जाएगा? कुडंट की जगह कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन। आया समझ में? आशा करते हैं यह समझ में आया होगा, यह इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप लोग एकदम बढ़िया से दिमाग में रखिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए फिर, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या है? एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को आप देखिए और हमको बताइए क्या होगा। आई कुडंट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नेहा कुडंट हेल्प, खाली स्थान, टू मोनू टाक, टाकिंग, टाक्स, टाक, यानी नेहा मदद नहीं कर सकती है बात करने, यानी बात किए बगैर नहीं रह सकती मोनू से। इसका क्या होगा? आप देखिए, यहाँ पर आपके ऊपर लिखा है ना, कुडंट के बाद हेल्प वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी, नेहा कुडंट हेल्प टॉकिंग टू मोनू। ठीक, इसको समझिएगा अच्छे से, याद रखिएगा। आगे देखिए, कुड का प्रयोग अगला क्या है? कुड का प्रयोग है आगे, इट इज़ यूज टू शो रिक्वेस्ट। यह क्या है? रिक्वेस्ट, यानी क्या है? आप उसे मदद मांगेंगे या कोई चीज़ आप क्या निवेदन करेंगे, उसके लिए आता है। जैसे लिखा है कुड के बाद देखिए, कुड सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है कि वी वन आता है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? वी वन आता है। जैसे हिंदी में देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि कुड का प्रयोग तो सर बताए हैं कि कैन का पास्ट होता है, तो पास्ट के लिए होता है, सब जगह नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पर होता है। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ जो रिक्वेस्ट का भाव अगर आ जाए तो आप कुड लगा सकते हैं। आए बस समझ, कुड का प्रयोग कर, जैसे आपने उड अगर पढ़ रखा होगा पहले, उड क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आता ना है कि उड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे कुछ पानी दे सकते हैं। तो यह क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप कुड को भी याद रखेंगे कि कुड का प्रयोग क्या है? रिक्वेस्ट के लिए आता है। उसी प्रकार देखिए, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, देखिए यहाँ पर प्लीज के नीचे क्या है? काट दिया गया है। इसका मतलब क्या है? कुड यू, अगर यह फॉर्मेशन बन रहा है, कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, आप समझ जाइए यहाँ रिक्वेस्ट पहले से हो रही है। रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट पहले से हो रही है तो यहाँ प्लीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट का ही भाव तो आप दे रहे हैं। प्लीज लगाने से भी तो रिक्वेस्ट ही होता है। तो बार बार क्यों एक ही वाक्य में दो दो चीज़ें सुपर फ्लॉस कराने के लिए लिखा जाए। इस वजह से आप याद रखिएगा, कुड यू वाले सेंटेंस में क्या होगा? प्लीज का प्रयोग नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ में कैन भी खत्म कर लिए हम लोग, कुड भी खत्म कर लिए। नोट्स में लिख कर आप अच्छे से तैयार करिएगा इसे। यूज ऑफ में क्या है? इट इज़ यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी 50%। देखिए 50% लिखा, यानी यह पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना दिखाता है 50% तक की संभावना है। और दूसरी चीज़ देखिए, फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट के बाद अगर में आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपको पता है, बस लिख दिया गया है ताकि आप एक बार नज़र एक पर डाल दें इस पर। अच्छा, देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, क्या लिखा है? उदाहरण, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वर्षा जो है ज़रूर होगी, कम संभावना है। ही में मैरी यू है, तुमसे शादी कर सकता है, लेकिन संभावना कम है। देखो, कैन में भी सकना होता है, में भी क्या पढ़ लिए? सकना, लेकिन यहाँ संभावना का अर्थ है। आया समझ में? अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, बी वाला,
टेक परमिशन ऑफिशियली, किसी से ऑफिशियली परमिशन लेना है, जैसे टीचर से लेना है या किसी ऑफिस में आप काम करते हैं अपने बॉस से लेना है, मैनेजर से लेना है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कहेंगे ये कौन सी परमिशन हुई, तो परमिशन हुई, मान लीजिए आपके बॉस कोई किसी चीज़ में परेशान है, आपको वह चीज़ पता है कि कैसे होना है, आप कह दिए हाँ कि भैया मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इसी प्रकार देखिए, मे आई कम इन सर, परमिशन ऑफिशियली लेना है ना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आप स्कूल में अपने बोलते होंगे, अपने कॉलेज में बोलते होंगे ये सारी चीज़ें, अगर आपको टीचर से बोलना होता होगा, ठीक। तो ये आप अच्छे समझ पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बचपन से पढ़ रखा है मे का प्रयोग की परमिशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप अगर सेंटेंस पढ़े होंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, तो उसमें देखेंगे गिव, ब्लेस और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़ रखा होगा, तो देखेंगे उसमें क्या है, ब्लेस और कर्स के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर ब्लेस दिया जा रहा है, तुम लंबी जीवन जियो। मे यू गो टू हेयर, आप तुम वहाँ चले जाओ ना। हेयर की जगह अगर हेल हो जाता तो क्या है, नर्क हो जाता ना। मान लीजिए हेयर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं हेल लिख दूँ, तब इसका मतलब क्या हो गया, तुम नर्क में चले जाओ, श्राप दे दिया। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, या देखो श्राप दे दिया। तो यहाँ मे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, ब्लेस के लिए हो रहा है और कर्स के लिए हो रहा है। तो आप यह समझ पाए होंगे कि मे का प्रयोग ब्लेस और कर्स के लिए भी होता है। आगे देखिए, मे का प्रयोग और क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू शो कॉशन और थ्रेट। अच्छा, यानी धमकी उमकी देने के सेंस में भी होता है, ठीक। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, इस पर मत जाइए आप, अभी सिर्फ मे का यूज़ देखिए, कम हियर अदरवाइज आई मे बीट यू। यहाँ आई मे बीट यू किसके लिए आया है, यहाँ आपको कॉशन नहीं कहते हैं, कॉशन दिया गया है, थ्रेट, थ्रेट माने अगर ये काम नहीं करोगे तो परिणाम उसका तुम्हारा बुरा होगा, उसके सेंस में होता है। तो कम हियर, यहाँ पर लिखा है ना, कम हियर अदरवाइज, यहाँ पर आओ नहीं तो आई मे बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, डराने की बात की जा रही है। किसका प्रयोग किया गया है, मे का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए माइट के ऊपर। अगला हम लोग माइट के ऊपर थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि देखिए भाई समय आपका बहुत कीमती है, तो यहाँ पर हमको जल्दी से समाप्त करना है वीडियो, नहीं तो बहुत लंबा भी चला जाएगा। यूज़ ऑफ माइट, माइट का प्रयोग क्या है, लिखा है इट इज़ यूज टू शो 40% पॉसिबिलिटी, यह भी संभावना की बात करता है, लेकिन कितने परसेंट, 40%। अब देखिए, इट माइट बिकम टुडे, यहाँ पर इट माइट बिकम टुडे, यह आज हो सकता है। आगे लिखा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी कर सकता है, संभावना कम हो तो क्या कहोगे, योर बॉयफ्रेंड माइट मैरी यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी कर सकता है, कम संभावना के लिए 40% लिखा है, तो कम संभावना। अच्छा ठीक, अब यानी माइट का प्रयोग हमको इतना ही देखना था, कम संभावना, यानी 40% संभावना अगर है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए अगले नंबर पर विलिया सेल, ये तो देखिए आप लोगों के सामने बार बार आया है विलिया सेल। क्या है, इट इज़ यूज टू शो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ बोलना है तो किसका प्रयोग होगा, वह विल या सेल का। जैसे आई सेल बाई अ कार, आई सेल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा, सिंपल सी कार है। मोनिका विल मैरी इन 2025, यानी 2025 में क्या करेगी मोनिका, शादी करेगी, ठीक है। यानी ये तो सिंपल फ्यूचर की बात करता है। और अगले नंबर पर देखिए क्या क्या है, विल, विल इज यूज टू नो वंस विशेज और टू प्रपोज समवन, ठीक है। प्रपोज यानी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है विल यू मैरी मी, पूछ रहा है क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, जो भी हो। यहाँ पर विल का प्रयोग होगा किसके लिए, टू नो वंस विशेज, यानी किसी की इच्छा जानने के लिए। अगर किसी की इच्छा आपको जाननी है तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर लिखा है विल यू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे या रहोगी, तो यहाँ पर क्या है, इच्छा जानने की बात हो रही। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, या तो क्या तुम मेरी सहायता करोगी, जो भी हो। यहाँ पर विल का प्रयोग, यानी आपकी विश, आपकी इच्छा है क्या मेरे साथ जो है रहने के लिए, क्या इच्छा है मुझसे शादी करने के लिए, क्या इच्छा है मेरी सहायता करने के लिए, तो किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे हम लोग सेल देखते हैं। सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, टू थ्रेट समवन, किसी को धमकाने के लिए। जैसे देखिए क्या क्या लिखा है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमका रहे हो। आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। माई ब्रदर शैल सी यू लेटर, मेरा भाई तुम्हें बाद में देख लेगा। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, आपने पढ़ रखा होगा, आई के साथ सेल पढ़ा है आपने, क्या क्या पढ़ा है, आई के साथ आपने सेल पढ़ा है, यही ना। रुक जाइए एक मिनट, आई के साथ आपने क्या पढ़ा है, सेल,
जैसे आई है, आई के साथ आपने पढ़ा है सेल, और किसके साथ सेल पढ़ा है, वी के साथ, वी के साथ क्या पढ़ा है, सेल पढ़ा है। आई के साथ सेल पढ़े हैं, वी के साथ सेल पढ़े, लेकिन यहाँ आई के साथ देखिए वी लगा है, और यहाँ जो माई ब्रदर है, अच्छा आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी जितने भी बच गए नाउन प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, वी लगता है, लेकिन यहाँ माई ब्रदर के साथ सेल लगा दिया, उल्टा पलटा लगा ही नहीं लगा। तो आप यहाँ जानेंगे कि अगर किसी को थ्रेड देनी है, किसी को धमकाना हो तो उल्टा लगता है, आई के साथ सेल लगता था तो आई के साथ अब विल लगेगा, वी के साथ सेल लगता था, वी के साथ अब विल लगेगा, अगर रोहन के साथ सेल विल लगता था तो रोहन के साथ सेल लगेगा, यानी सेल की जगह विल और विल की जगह सेल लगता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने पढ़ रखा होगा टेंस, ठीक है। इसी प्रकार देखिए विल या सेल क्या है, टू हेल्प कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे आई सेल डांस, मैं नाचूंगा, इफ़ यू सिंग ए सॉन्ग, ये तुम एक गाना गाओगे, ये तुम गाना गाओगे तो मैं नाचूंगा। तो यहाँ सेल का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया, सेल का प्रयोग किया गया है। आया समझ में। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कंडीशनल सेंटेंस में, अगर आपने टेंस में पढ़ा होगा तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते समय ये सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, अगर नहीं आएंगी तो मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर कुछ नहीं आ रही होंगी तो नोट्स में जरूर लिखिएगा, भले ना समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ना कुछ टॉपिक में वो क्लियर हो जाएंगी बातें। अब देखिए यूज ऑफ वुड है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ वुड लिखा है, इट इज़ यूज टू नो वंस विशेज ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी की इच्छा जानने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, वुड से। जैसे यहाँ पर देखिए, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे। ऑफिशियली पूछना है कि आप क्या है, कोई आपके यहाँ आए हैं, टीचर हैं, कुछ हैं, आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, कोई चीज़ तुमसे पूछना है तो उस क्या लगा दीजिए, वुड का प्रयोग करिए, ठीक। वुड का प्रयोग पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, वो सारी आप भी आगे क्या पता है अभी देखते हैं। आगे लिखा है, इट इज़ यूज टू गिव वंस विशेज, इट इज़ यूज टू गिव वंस विशेज, तो किसके लिए आता है, किसी को विश देने के लिए। जैसे क्या है, मैं रवि को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल रवि ऑन द स्टेज। वुड का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, आप इट इज यूज टू गिव वंस विशेज, यानी किसी की इच्छा, हमारी इच्छा है कि आप आइए स्टेज पर, तो क्या है, आई वुड लाइक टू कॉल रवि, रवि ऑन द स्टेज, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूँगा, ठीक। या क्या है, विश, इच्छा के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, वुड का प्रयोग हो रहा है। और वुड का प्रयोग आगे देखिए, वुड का प्रयोग यहाँ क्या हो रहा है, टू शो इमेजिनेशन, कल्पना, कल्पना करने के लिए किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। देखिए कैसे कल्पना हो रही है, कैसे कल्पना हो रही है, देखिए, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। चिड़िया होते तो क्या है, आसमान में उड़ते, देखिए उड़ लगा है। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड लगा है, क्या लगा है, उड़ लगा है, तो मदद करता है। यानी वुड का प्रयोग क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, इमेजिनेशन के अर्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कल्पना है कि आसमान में उड़ते, कल्पना है कि मदद करते गरीबों की। यानी वुड का प्रयोग किसके लिए भी आता है, टू शो इमेजिनेशन, किसके लिए, टू शो इमेजिनेशन। और देखिए वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग फिर लिखा गया है कि टू शो इमेजिनेशन विद लेमेंट, देखिए पछतावा, पछतावा के साथ क्या क्या, इफ़ आई हैड स्टडीड इन भारतीय अकेडमी, देखिए ये हमारे सर हैं जिनसे मैं पढ़ता था, वो अपना नाम लिखे, इफ़ आई हैड स्टडीड इन भारतीय भारतीय अकेडमी, आई वुड हैव पास्ड द TRE 2। यानी यहाँ पर क्या है, कल्पना है पास्ट की, यदि मैं पढ़ा होता तो पास कर गया होता, आया समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वुड है, वुड का प्रयोग और कहाँ हो रहा है, वुड का प्रयोग हो रहा है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म आपको पता है वुड है, सेल का शुड है, वही है। नैन्सी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, नैन्सी ने मुझे बताया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह पास्ट फॉर्म किसका भी है, वुड का है। आइए हम यूज ऑफ शुड देख लेते हैं। यूज ऑफ शुड है, इट इज़ यूज टू शो मोरालिटी, ठीक है, मॉरल चीज़ें दिखाने के लिए है। जैसे देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें मदद करनी चाहिए का सेंस देता है शुड, तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जहाँ पर किसका सेंस आ जाए, जहाँ पर चाहिए का सेंस आए, आपको लगा देना है शुड, ठीक है। लेकिन मॉरलिटी की बात होती है वहाँ पर। अब देखिए शुड का प्रयोग और कहाँ कहाँ आ रहा है, चेतावनी, कॉशन, क्या है, रन फास्ट लेस यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो, लेस्ट के साथ हमको याद रखना होता है कि शुड आता है, लेकिन यहाँ पर शुड का प्रयोग किया ही गया है। चेतावनी है कि रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट मैंने कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुम ट्रेन ही मिस कर जाओ, चेतावनी है। इसके लिए भी किसका प्रयोग है, शुड का प्रयोग किया गया है। और आगे
यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज टू का प्रयोग, इट इज़ यूज टू शो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन है किसके लिए यूज टू, आप कहते हैं ना मैं स्कूल जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता हूँ, मैं रोज़ डाला करता हूँ, मैं रोज़ डाला करता था। यूज टू क्या है, हैबिचुअल, यानी आपकी हैबिट क्या है उसके बारे में बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था। रवि यूज टू प्ले चेस डेली, रवि चेस खेला करता था। यहाँ यूज्ड यानी पास्ट टेंस में, ठीक है, आप याद रखेंगे। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था। रवि यूज टू प्ले चेस डेली, रवि रोज चेस खेला करता था। इसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरमीडिएट वाले छात्रों के लिए है, ठीक। आप देखिएगा, इज एम आर वाज वर्ग के बाद अगर यूज टू का प्रयोग होता है तो उसके बाद वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। इज एम आर वाज वर्ग के बाद अगर यूज टू आती है तो उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। इसको दिमाग में रखिएगा। पायल इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, यहाँ यूज टू के बाद देखिए ऊपर क्या आता था, ऊपर आपने पढ़ा है यूज टू के बाद क्या आया है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रवि यूज टू प्ले, आई यूज टू वॉक, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आपने यहाँ पर क्या पढ़ रखा कि अगर इसके बाद यूज टू आया तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए समझ पाएंगे, पायल यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, पायल शराब पिया करती है, लगा है ना, है। पायल यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, पायल शराब पिया करती है। विकास झूठ बोला करता है, उसके लिए क्या बनेगा, विकास इज यूज्ड टू टेल ए लाई बनेगा, टेलिंग अ लाई बनेगा, क्या बनेगा, टेलिंग अ लाई बनेगा। आई समझ में बात। यहाँ पर देखिएगा ईज के बाद अगर यूज टू लिखा गया है तो उसके बाद जो वर्ब आनी है कैसी वर्ब आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। आया समझ में। ये तो देखिए V1 V2 V3 V4 आपको पता ही है, V5 सब क्या होता है। आया समझ में। आगे देखिए कि निधि यूजेस टू सिंग अ सॉन्ग, निधि गाना गाया करती है। तो देखिए निधि यूजेस टू सिंग अ सॉन्ग, यूजेस के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना। लेकिन अगर निधि इज यूजेस टू कर दे तो सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आगे देखिए, यूज ऑफ डेयर नॉट, डेयर नॉट मतलब क्या होता है, मतलब साहस मत करना, साहस मत करना। डेयर नॉट के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यह भी याद रखिएगा। आई डेयर नॉट गो टू, फिर देखिए जगह का नाम लिखा है गुलबी घाट एट नाइट, यानी गुलबी घाट में जाने का साहस नहीं करता हूँ, तो साहस नहीं करता हूँ गुलबी घाट जाने का। यहाँ पर डेयर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। दे डेयर नॉट किल अ टाइगर, वे एक टाइगर मारने की हिम्मत नहीं करते हैं, यानी उनके पास हिम्मत नहीं जो टाइगर मार दें, तो डेयर नॉट का प्रयोग होता है। और डेयर नॉट अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसको आप लोग एकदम याद करिएगा, कंठस्थ करिए, एकदम लर्न करिए। अच्छा, क्या डेयर नॉट जो लिखा गया है उसके साथ डेयर आया है, तो डेयर क्या हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब आप समझ रहे हो ना, हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडल। तो मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही तो काम करता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या यहाँ मॉडल वर्ब का ही सिर्फ काम करेगा, नहीं। डेयर आप याद रखिएगा, डेयर क्या है, डेयर कहीं कहीं मेन वर्ब के रूप में भी करता है, काम करता है, जिसका अर्थ होता है साहस करना। डेयर, डेयर्स, डेयर्ड है। इसके बाद टू का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है कि डेयर के बाद क्या है, अगर यह मेन वर्ब के रूप में आएगी तो टू का। जैसे ही डेयर्स टू फाइट विद यू, वह तुम्हारे साथ लड़ाई करने का साहस करता है। ही डेयर्स टू, डेयर के बाद क्या लगा है, टू लगा है, इसको याद रखिए। ही डेयर टू, ही डेयर्स टू लिखा है, ठीक। यहाँ पर आप अच्छे समझिएगा कि डेयर का मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आया है, डेयर्स दिया गया है। अच्छा, नीड नॉट का प्रयोग आप देखिए, नीड नॉट, यूज ऑफ नीड नॉट क्या है, सब्जेक्ट के बाद नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी तय है, आपको पता है। अब यहाँ पर लिखा है कि यू नीड नॉट सिट हेयर, तुम्हें यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। पूजा नीड नॉट टेल ए लाई, पूजा को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मोनू नीड नॉट बाई अ कार, मोनू को कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट क्या है, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं के सेंस में आता है, और ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन क्या सिर्फ यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में ही आएगा, नहीं। नीड का है मेन वर्ब के रूप में भी आता है, डेयर भी आता है और नीड भी आता है। नीड माने जरूरत होना, डेयर माने साहस होता है। अब देखो कैसे आएगा, नीड के बाद क्या होता है, टू लगता है। डेयर के बाद भी टू अपने पढ़ा है और नीड के बाद भी अपने क्या पढ़ रखा है, टू आएगा। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू टॉक टू द भारती सर, ठीक है, हमारे सर जी हैं, उनसे बात करने की आपको आवश्यकता है। पायल नीड्स टू मीट मी, पायल को मुझसे मिलने की आवश्यकता है। नीड्स ना, नीड के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पायल नीड्स मीटिंग मी, क्या यह होगा, बताइए।
देखिए गलत काटा गया है ना यहाँ। क्यों? क्योंकि नीड्स के बाद टू मीट लगता है, टू मीट, मीटिंग नहीं होगा। नीड्स के बाद टू लगता है, डेयर के बाद भी टू लगता है, याद रखिएगा। डेयर के बाद भी टू लगेगा और नीड के बाद भी क्या लगेगा? टू लगेगा। आइए आखिरी आज का क्या है, यहाँ पर यूज ऑफ मस्ट। मस्ट इज यूज टू शो 100% पॉसिबिलिटी। अगर आपको कहीं पर 100% पॉसिबिलिटी दिखाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट, याद रखिएगा। मे भी संभावना कम दिखाता था, माइट भी संभावना कम दिखाता था, कुड भी संभावना कम दिखाता था, लेकिन माइट क्या है? ये 100% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। लिखा है सब्जेक्ट के बाद मस्ट, मस्ट के बाद वी वन के बाद। अब देखिए यहाँ पर मस्ट आप पढ़ रहे हैं कि मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला लिखा है इट मस्ट रेन टुडे, आज अवश्य वर्षा होगी, एकदम 100% है वर्षा होगी। देख लिए कि बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है एकदम, तब कह दिए हाँ भैया वर्षा जरूर होगी। योर ब्रदर मस्ट बिकम ए आई एस, तुम्हारा भाई जरूर एक आई एस बनेगा। देखें भाई प्रीलिम्स का मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू से छट रहा है, बन जाएगा, एकदम लगन है उसके अंतर्गत। ही मस्ट कम हियर टुडे, वह आज यहाँ जरूर आएगा। तो आप जानते हैं कि आज पक्का हुआ आएगा, तो कहेंगे क्या? माइट। तो आप यहाँ पर सब समझ चुके होंगे माइट, यहाँ पर क्या, सॉरी मस्ट, क्या समझ चुके हैं? मस्ट। तो आप यहाँ पर देख लिए, हमने सब कुछ यहाँ पर मॉडल जितना था आपको समझा दिया, और आप यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, आशा करते हैं सारे लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन यह क्या इन्फॉर्मेशन पूरा जितना भी चीज़ें इसमें थी हमने आपको समझा दिया, और इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर इंटरमीडिएट तक के छात्र हैं, आप इतना तैयार करके जाइए, आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, रखते हैं।